A small loan makes a debt, a great one an enemy. नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आज समझते हैं फर्स्ट लोएस्ट डिफॉल्ट गारंटी क्या है। ये एक अरेंजमेंट है दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में, या अगर बात करें डिजिटल लेंडिंग की तो रेगुलेटेड एंटिटी और फिनटेक लेंडर के बीच में होता है, जहां पर जो लेंडिंग प्रोवाइडर होता है वो गारंटी देता है रेगुलेटेड एंटिटी को कंपनसेट करने की अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ लोन पोर्टफोलियो। अब क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल एक निश्चित सीमा तक नुकसान तय किया जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, इसीलिए इसे फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी कहा जाता है। अब समझा जाए ये कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। उदाहरण के तौर पे मान लें कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक फिनटेक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसने एनबीएफसी के साथ अरेंजमेंट कर रखा है। एनबीएफसी जैसे टाटा कैपिटल, शिवराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और भी बहुत सारे एनबीएफसी आपके चारों तरफ उपलब्ध हैं। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि एबीसी जो है वो एनबीएफसी की डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। बोलिए क्या लेंगे? पेमेंट। इसीलिए एबीसी लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट और रिकवर करने का काम करता है एनबीएफसी के लिए, लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन्स को अंडरराइट करने की वो XYZ जो एनबीएफसी है उसी के पास रहती है, और एट एनी पॉइंट XYZ इसे पूरी तरीके से एबीसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझा जाए। एबीसी और XYZ के बीच में 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अब जून 8 की आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से FLDG फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी ओनली कवर्स 5%। इसका मतलब 5 करोड़ तक का कंपनसेशन FLDG के अंतर्गत मिल सकता है। अब अगर इसी को एबीसी ने 1 लाख लोगों को बांट रखा है, सबको 10-10 हजार रुपए, और उसमें से सिर्फ 5,000 कस्टमर ही FLDG के अंतर्गत आ सकते हैं, और FLDG का जो क्लॉज है वो 120 दिन के अंदर लागू किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, फिनटेक प्लेयर्स इसे क्यों चाह रहे थे। पिछली साल आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में प्रभुतीकरण यानी सिक्योरिटाइजेशन पर अपनी गाइडलाइंस रिवाइज करी और कहा था कि कोई भी सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन या फिर जो इस सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है इस तरीके के लोन जो बुक्स में तो हैं पर दिए नहीं गए हों, वो वैलिड नहीं समझे जाएंगे। इसी को देखते हुए फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पर जितनी भी कंपनीज हैं इनको फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी एग्रीमेंट के अंदर आना पड़ा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और अगर देखा जाए तो बिना कमिटमेंट के रेगुलेटेड एंटिटीज भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे फिनटेक लेंडर प्रोवाइडर के थ्रू लोन देने में। तो जो भी गाइडलाइंस आई हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड पर आई हैं, इसलिए आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया और एक सिस्टम बनाते हुए लोन्स को फॉर्मली हैंडल करने का तरीका बनाया। अब ऊपर से तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर बहुत ही सिंपल लग रहा है, पर उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज यानी कि अस्पष्ट क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए बकाया ऋण, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कंप्यूटेशन या गणना कैसे की जानी चाहिए, वेदर डेली और मंथली, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जब तक इसका ऑपरेशनल स्पेस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक फिनटेक और रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। अब हम और आप पे इससे क्या फर्क पड़ेगा, या वो लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोन लेते हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या बात करता है यार। इसे भी अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो ज्यादा आसान पड़ेगा। सपोज करिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, वो एक फिनटेक लेंडर है और उसके कुछ यूजर्स हैं। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत सीधे सीधे वही लोग आने वाले हैं। समझ रहे हो आप। लेकिन अब उन्हें लोन के सोर्स का भी पता होगा, यानी कि किस एनबीएफसी से वो रेगुलेटेड है। अक्सर जो लेंडिंग प्रोवाइडर होता है वो प्रोबेबल यानी कि भविष्य में होने वाले संभावित लोन डिफॉल्ट को कवर करने के लिए एक फीस चार्ज करता है, सर्विस फीस आप कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जून 8 से पहले भी था, पर जो फिनटेक प्लेयर्स थे वो इस सिमिलर स्ट्रक्चर को किसी और नाम के थ्रू कर रहे थे। अब आरबीआई ने एफएलडीजी की परमिशन दे दी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिजिटल लेंडिंग में, तो अभी ऑफिशियली लॉस कवर करने के लिए चार्जेस लगेंगे। ये क्या बात करता है यार। सीधे सीधे जो लोन लेने की कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अब इससे फिनटेक लेंडर्स की ग्रोथ हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर पहले भी अवेलेबल था और काम चल रहा था किसी और नाम से। कोई सेंस है इस बात की? अब इस नाम से काम कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही।